जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, घोटालों को लेकर झारखंड के राजनीतिक गलियारों में हमेशा कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता है। लेकिन 23 सितंबर 2024 का दिन घोटालों के इतिहास में एक नई कहानी लेकर आया। झारखंड हाईकोर्ट ने बहुचर्चित विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी। यह फैसला झारखंड के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को हिलाकर रख देने वाला है। लेकिन क्या यह घोटाला हाल ही में सामने आया है या इसकी जड़ें कहीं गहरे दबी हुई थी? आइए इस प्रकरण को इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। 3, 2, 1। घोटाले की शुरुआत इतिहास के पन्नों से करेंगे। दोस्तों, झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की कहानी झारखंड राज्य के गठन के साथ ही शुरू होती है। साल 2000 में राज्य गठन के बाद पहली बार विधानसभा अध्यक्ष बने इंदर सिंह नामधारी और उनके कार्यकाल में 274 लोगों की नियुक्तियां हुई। यह संख्या अगर सामान्य तौर पर देखें तो इतनी ज्यादा नहीं लगती है, लेकिन बहुत जल्द ही सवाल उठने लगे कि ये नियुक्तियां कैसे और किस आधार पर की गईं। आरोप लगा कि एक ही जिले से लगभग 70% नियुक्तियां की गईं और इस पूरी प्रक्रिया में कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई पारदर्शिता नहीं थी। इसके बाद आलमगीर आलम के स्पीकर बनने के बाद विधानसभा में अवैध नियुक्तियों का खेल हुआ। वह 3 वर्षों तक स्पीकर रहे आलमगीर साहब और अलग अलग पदों पर 324 यानी 324 नियुक्तियां की गईं। सारे के सारे पद नेताओं के सगे संबंधियों और पैरवी पुत्रों को बांट दिए गए। नियम कानून को ताक पे रखकर स्पीकर ने नियुक्ति की अनुशंसा की थी। 150 असिस्टेंट के पोस्ट सीधे सीधे नेताओं की पैरवी पर दिए गए। और उसके बाद शशांक शेखर भोक्ता के कार्यकाल में तो स्थिति और भी खराब हो गई। भोक्ता पर आरोप लगे कि उन्होंने प्रमोशन के नियमों को ताक पर रखकर अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचाया। और इन सब बातों का खुलासा हुआ एक आयोग से। ये आयोग था विक्रमादित्य प्रसाद का आयोग। 1 मैन आयोग था उनका, 1 मेंबर कमीशन। हालांकि बाद में हेमंत सोरेन की सरकार ने विक्रमादित्य आयोग की समीक्षा के लिए एक सदस्यीय आयोग बनाया जो पूर्व न्यायाधीश या रिटायर जज जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय आयोग के नाम से जाना जाता है। यह आयोग क्यों बना, इसके बारे में आप आगे जानेंगे। अभी बात आलमगीर आलम साहब की कर लेते हैं, जो हेमंत सोरेन की पिछली सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे और टेंडर कमीशन घोटाला में उनके सहयोगियों के घर से 32 करोड़ नकद रुपयों की बरामदगी के बाद ईडी ने उन्हें भी गिरफ्तार किया था और फिलहाल वे रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। आलमगीर आलम के स्पीकर रहते हुए इस घोटाले से जुड़ी एक सीडी भी बाहर आई थी। इसकी जांच विक्रमादित्य आयोग से पहले झारखंड विधानसभा की एक कमेटी ने की थी। विधानसभा की कमेटी ने इसकी जांच किसी बड़ी एजेंसी से कराने की अनुशंसा की थी और यह सीडी विधायक सरयू राय ने जांच के लिए विधानसभा को दी थी। इस सीडी में विधानसभा का एक कर्मचारी पैसों के लेन देन की बात कर रहा था। हालांकि बाद में इस पूरे मामले को लीप पोत कर बराबर कर दिया गया। आलमगीर आलम के कार्यकाल में हुई नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्कालीन राज्यपाल ने भी सवाल उठाए। राज्यपाल ने एक पत्र लिखकर तत्कालीन स्पीकर से नियुक्ति के मामले में पक्ष पूछा था। राज्यपाल थे शिव तेरजी और विधानसभा अध्यक्ष थे सीपी सिंह। और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसकी जांच आप ही करा लीजिए। इसके बाद जांच आयोग बना जिसका नाम था विक्रमादित्य प्रसाद। राज्यपाल ने जो पत्र स्पीकर को भेजा था उससे कई गंभीर अनियमितताएं, गड़बड़ियां सामने आई थी। इंटरव्यू में भी काफी गड़बड़ी बरती गई थी। 29 जनवरी 2007 से शुरू हुए इंटरव्यू में इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष कौशल किशोर प्रसाद और सोनेत सोरेन के विधानसभा सत्र और स्थापना कार्यों में बिजी रहने के कारण उनकी जगह पर टाइपिंग शाखा के तारकेश्वर झा और महेश नारायण सिंह बोर्ड में शामिल हो गए। टाइपिस्ट ने इंटरव्यू लिया अभ्यर्थियों का। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी गड़बड़ी थी। एक टाइपिस्ट इंटरव्यू लेता है और उस पर बोर्ड के मेंबर साइन कर देते हैं। राज्यपाल की इस आपत्ति पर अब तक जांच नहीं हो सकी। एक दिन में 200 से 600 लोगों के इंटरव्यू ले लिए गए। अब आप सोचिए क्या यह संभव है कि एक दिन में 200 से 600 लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है।
जब नियुक्तियों और प्रमोशनों में गड़बड़ियों की खबरें जोर पकड़ने लगीं, तो तत्कालीन राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। पहले इसकी जांच का जिम्मा जस्टिस लोकनाथ प्रसाद को सौंपा गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में घोटाला होने की पुष्टि की, लेकिन उनकी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद सेवानिवृत्त जज जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद को जांच का जिम्मा सौंपा गया। 2018 में जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद ने तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो अब भारत की राष्ट्रपति बन चुकी हैं, उनको अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया कि नियुक्तियों में गड़बड़ियां हुई थीं। रिपोर्ट के मुताबिक जो बातें कही गई, जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद के आयोग ने अपनी फाइंडिंग्स में जो लिखा है, वो लिखा है कि पहली बात उन्होंने जो लिखी है कि नियुक्तियां बिना विज्ञापन के, बिना कोई एडवर्टीजमेंट निकाले नियुक्तियां कर ली गई, और कई मामलों में नियुक्तियों के लिए रोस्टर प्रणाली का पालन नहीं हुआ। रोस्टर जो आरक्षण के अलग अलग प्रावधानों के हिसाब से तैयार होता है, वो नहीं बनाया गया। कई मामलों में ड्राइवर जैसे पदों पर उन लोगों को बहाल कर लिया गया जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं थे, और फोर्थ ग्रेड के जो कर्मचारी थे, उनकी भर्ती में जो उनसे जो सवाल पूछे गए और उन्होंने जो जवाब दिए, उनको जांचा तक नहीं गया और भर्तियां कर ली गई। तो ये गड़बड़ियां जो थी, ये विक्रमादित्य प्रसाद के आयोग ने चिन्हित की थी, अपनी फाइंडिंग्स में बताया था। हालांकि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसे नजरअंदाज कर दिया गया। जब जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मामला झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंचा। एक जनहित याचिका दायर की गई और आरोप लगाया गया कि विधानसभा में हुई गड़बड़ियां पूरी तरह से नियमों के खिलाफ थीं। 2024 में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय शामिल थे, उन्होंने इस मामले की गहराई से सुनवाई की। कोर्ट ने जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट को भी तलब किया, और इधर सरकार ने जस्टिस विक्रमादित्य आयोग की समीक्षा के लिए जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय आयोग का गठन कर दिया था। मुखोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट में बताया गया कि विक्रमादित्य आयोग को 29 बिंदुओं पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने 30 बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए विधानसभा के पूर्व अध्यक्षों को इस प्रकरण के लिए जिम्मेवार ठहराया था। लेकिन उस रिपोर्ट की समीक्षा के लिए गठित जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय आयोग ने 30वें बिंदु को नैसर्गिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के खिलाफ बताया था। 20 जून 2024 को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा था कि जस्टिस विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट को कानूनी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपने के बदले सीधे राज्यपाल को इसे भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई के बाद 23 सितंबर 2024 को कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। तो दोस्तों, अब तक जो हमने इस घोटाले के बारे में जाना, उसकी मुख्य बातें एक बार फिर जान लेते हैं। पहली बात कि इंदर सिंह नामधारी का कार्यकाल, जिसमें 274 नियुक्तियां की गई, जिनमें से 70% नियुक्तियां एक ही जिले से थीं। वो जिला कौन सा था आप अंदाज लगा सकते हैं, जहां से स्पीकर साहब होंगे वहीं से नियुक्तियां होंगी। दूसरी बात आलमगीर आलम के कार्यकाल को लेकर थी, जिसमें 324 नियुक्तियां हुई और इस दौरान पैसे लेकर नियुक्तियां करने के आरोप लगे। तीसरी बात शशांक शेखर भोक्ता का कार्यकाल, इसमें प्रमोशन के नियमों की अनदेखी और अपने करीबियों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे। और चौथी बात जो विक्रमादित्य आयोग ने कही, वो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की भर्ती बिना क्वेश्चन पेपर और बिना आंसर की जांच के हो गई, और ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास नहीं थे उनको ड्राइवर की नौकरी दे दी गई। तो ये प्रमुख बातें थी। तो दोस्तों, झारखंड विधानसभा नियुक्ति का ये घोटाला केवल एक घोटाला नहीं है, यह ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के भ्रष्टाचार और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की खामियों का एक आईना है। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश तो दे दिया है, लेकिन यह देखना बाकी है कि जांच के नतीजे कब और कैसे सामने आते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले का एक त्रासद पहलू यह है कि जब तक जांच होगी और जब तक दोषी चिन्हित किए जाएंगे और जब तक कोर्ट का फैसला आएगा, तब तक अवैध तरीके से नियुक्त हुए और गलत तरीके से फायदा पाए हुए लोग रिटायर हो चुके होंगे, और तब इस पूरी कवायद का और इस पर किसी फैसले का कोई महत्व, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा।
तो दोस्तों, घोटाले की इस जो मैंने कड़ी शुरू की है उसमें ये तीसरी कड़ी थी। आपको कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।